नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 96.53% हुई। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत संपन्न। अगली वार्ता 19 जनवरी को। आज देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। भारत और नेपाल ने संपर्क, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा मुद्दों सहित सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। और ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,600 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में जुड़ेंगे। शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण का ये कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जाएगा। हमारे संवाददाता आनंद चतुर्वेदी ने बताया है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे। पहले चरण के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण को क्रियान्वित करने के लिए लगभग 2,360 मास्टर ट्रेनर्स, 61,000 प्रोग्राम मैनेजर और लगभग 2 लाख वैक्सीनेटर्स तैनात किए गए हैं। टीकाकरण अभियान की केंद्रीकृत निगरानी के लिए कई अस्पतालों में वेब कैमरा को भी लगाया गया है। दिल्ली में टीकाकरण 81 केंद्रों पर शुरू किया जा रहा है, जो कि निकट भविष्य में लगभग 175 केंद्रों पर किया जाएगा। राम मनोहर लोहिया सहित सभी केंद्रों ने टीकाकरण के लिए 3 अलग अलग कक्ष बनाए हैं। पहले कक्ष में लाभार्थियों के आईडी कार्ड से उनकी जांच कोविन में मौजूद डेटा से की जाएगी। यहीं पर लाभार्थियों की प्राथमिक जांच भी सुनिश्चित की जाएगी और उनकी मौजूदा बीमारियों और दवाओं के संबंध में जानकारी ली जाएगी। दूसरा कक्ष टीकाकरण कक्ष होगा, जबकि तीसरे कक्ष में टीका लगने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक अवलोकन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन रूम में टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं। नीति आयोग के सदस्य तथा स्वास्थ्य और कोविड वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि भारत में निर्मित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और दोनों ही टीकों में शरीर में प्रतिरक्षा और प्रतिरोधक प्रणाली विकसित करने की क्षमता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर पॉल ने बताया कि दोनों ही टीकों को देश के औषधि नियंत्रक और विशेषज्ञों द्वारा आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए स्वीकृत किया गया है और लोगों को इस पर विश्वास करना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, उन सबसे मेरी विनती है कि आप इन दोनों वैक्सीन को जो भी आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा उसको अपनाइए। इसका फायदा मिलेगा और हमें फायदा समाज के लेवल पे भी है, इंडिविजुअल के लेवल पे भी है। डॉक्टर पॉल ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड टीकों के संबंध में गलत सूचनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें। महाराष्ट्र में भारत बायोटेक के कोविशील्ड के 9,63,000 टीके और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक पहुंच गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार टीके राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचा दिए गए हैं।
राजस्थान में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण राज्य भर में 167 स्थानों पर किया जाएगा। परियोजना निदेशक के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीके जिला मुख्यालयों को भेज दिए गए हैं और अब ये टीकाकरण केंद्रों पर भेजे जाएंगे। पहले चरण में 4,87,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। शुरू में टीकाकरण के लिए 167 सत्र स्थल बनाए गए हैं, जिन्हें निरंतर बढ़ाया जाएगा। पहले चरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,600 टीकाकरण टीम गठित की गई है, जिनके 28,000 से ज्यादा सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1,66,000 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए आमुखीकरण कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधिगण, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तथा कर्मचारी और आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण कल सुबह 9 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के प्रत्येक शहर में पहला टीका एक सफाई कर्मचारी को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 16 जनवरी को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहला टीका स्वच्छता कर्मचारियों को कोरोना महामारी के दौरान दी गई सेवाओं के सम्मान के रूप में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि यह टीका संजीवनी बूटी या जीवन रक्षक से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के लिए किसी भी सिफारिश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश को पहले चरण के लिए 5,06,000 खुराक मिली है। श्री चौहान ने कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मीडिया से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह को ना पनपने दें। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में कल से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य भर में सुचारू टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में टीके की शीशियां पहुंच गई हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 50 केंद्रों पर टीकाकरण वेबकास्टिंग की जाएगी। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीक्षक डॉ मनीष मंडल ने बताया कि टीकाकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। डॉ मंडल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बहुत प्रूफ के साथ ये बनाया गया वैक्सीन। कई टेस्ट होते हैं, कई दौर होते हैं और सारे टेस्ट मानक के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात की जो फ्रंटलाइन लर्नर्स हैं, ये खुद वैक्सीनेट होके ये साबित कर रहे हैं कि इससे कोई भय या डर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2020 जो था वो कोरोना का मार था और 2021 जो हमारा है वो हमारा वार है कोरोना पर। डॉ मनीष ने साथ ही बताया कि टीका लगवाने के बाद लोगों को कम से कम 6 सप्ताह कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। गुजरात सरकार ने 4 प्रमुख शहरों में रात के कर्फ्यू को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में 31 जनवरी तक कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। पहले इसे आज तक बढ़ाया गया था। इस बीच राज्य सरकार ने कल से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए सभी आवश्यक कदम पूरे कर लिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात सरकार का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कल के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। गुजरात को पुणे की इंस्टीट्यूट में निर्मित कोविशील्ड टीके की 5,41,000 खुराकें मिल चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी कल टीकाकरण अभियान शुरू करने के वक्त अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उपस्थित रहेंगे। पहले चरण में टीका लगाने के लिए 4 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ कुल 11 लाख अग्रिम श्रेणी के कोरोना योद्धाओं को चिन्हित कर लिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल में 207 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 20,700 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका लगाया जाएगा। कोलकाता में इस अभियान के लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सचिवालय से टीकाकरण प्रक्रिया का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लेंगे।
राज्य स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर अजय चक्रवर्ती ने लोगों से टीकाकरण के लिए बिना किसी संदेह या भय के आगे आने की अपील की है। असम में कल शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। गुवाहाटी में संवाददाताओं से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 1,90,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थानों पर टीकाकरण के लिए 65 सत्र होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए 8,651 नर्सों को प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि नर्सों के साथ ही निगरानी के लिए 1,300 पर्यवेक्षक भी होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन सत्र के दौरान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित 3 स्वास्थ्य संस्थानों का आपस में सीधा संपर्क होगा। राज्य के कई वरिष्ठ चिकित्सकों का कल टीकाकरण किया जाएगा। सिक्किम में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की कल से शुरुआत के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये अभियान पूर्वी सिक्किम में गांगटोक के STNM अस्पताल तथा पश्चिम सिक्किम के ग्यालसिंग जिला अस्पताल से शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कोविड टीकाकरण अभियान का संचालन करने के लिए राज्य भर में 243 केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि प्रधानमंत्री कल सुबह बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीकाकरण अभियान का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए दोनों टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 8,14,500 खुराक उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट। कोविशील्ड वैक्सीन को 237 सेंटर्स में और कोवैक्सीन कोविड वैक्सीन को 6 सेंटर्स में कल से दिया जाएगा। सब मिलाकर 7,17,429 हेल्थ वॉरियर्स को वैक्सीन दिया जाएगा। कल पहले दिन 24,300 वॉरियर्स को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के वॉरियर्स, पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारियों को पहले चरण में वैक्सीन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूर्ण करने की संभावना है। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी को साइड इफेक्ट्स दिखाई दिया तो उसके इलाज के लिए भी व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन से जुड़े अफवाह सोशल मीडिया पर दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करने की सलाह डॉक्टर सुधाकर जी ने दी है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने केंद्र शासित प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। राजनिवास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले चरण में पुदुचेरी के 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों, कराईकल के 1,600, माही के 897 और यनम के 323 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए पुदुचेरी में 4 और अन्य 3 क्षेत्रों में एक टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया कि पुदुचेरी में टीके की 1,750 बोतलें मिली हैं और हर बोतल में 10 खुराक है। आज 28 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 32 अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.58% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.66% पर बरकरार है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कल कोविड टीकाकरण अभियान की देशव्यापी शुरुआत में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में जीबी पंत अस्पताल सहित 2 केंद्रों पर कोविशील्ड की खुराक दी जाएगी। अंडमान के आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर वी कंदवेलू ने बताया कि जीबी पंत अस्पताल और आयुष अस्पताल में कुल मिलाकर 240 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जाएगा। बाद में वैक्सीन को रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, नैनकोवरी, कार निकोबार, हटबे और कैंपवेल बे के ब्लॉक सेंटरों में पहुंचाया जाएगा। मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एएल हैक ने बताया कि कल से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले चरण में 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा राज्य में 10 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। सुरक्षा के विषय पर लोगों की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को चिकित्सा विशेषज्ञों के काम पर भरोसा होना चाहिए। इस बीच स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के डॉक्टर अमन वार ने कहा कि पहले चरण में राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा होने तक ये अभियान जारी रहेगा। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है।
सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे वो ट्रायल में लगा हो या जब रोल आउट में लगा हो। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई हैं और वो जो बाहर भी यूज हो रही हैं, वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 96.53% हो गई है। देश में अब तक 1,01,62,000 से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। रोजाना संक्रमण के मामलों की संख्या भी लगातार 20,000 से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में केवल 15,590 मामले सामने आए हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमण के सक्रिय मामलों से करीब 48 गुना ज्यादा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 96.53% हुई। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत संपन्न। अगली वार्ता 19 जनवरी को। आज देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। भारत और नेपाल ने संपर्क, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा मुद्दों सहित सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया और ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 9वें दर की वार्ता हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी। तीनों कानून जिसमें 2 नए एक संशोधित है उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने बताया कि आज की वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द ही आम सहमति बनने की आशा व्यक्त की। उन्होंने शीतलहर की स्थिति में भी धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की। एक सवाल के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगी अगर इस संबंध में उससे पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इन तीनों कृषि कानून को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने किसानों की शिकायतों को सुनने और सरकार की राय जानने के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया। इस बीच उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति में शामिल एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है।
प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 2 चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ असगर सामून ने आज जम्मू में सरकारी पॉलिटेक्निक द्वारा आयोजित एक मेगा रोजगार मेले का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस रोजगार मेले में पॉलिटेक्निक आईटीआई के 1200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और आईटीआई के छात्रों को रोजगार देने के लिए लगभग 35 बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां और स्थानीय उद्योगों ने भाग लिया। डॉ सामून ने कोविड महामारी के दौरान मेले का आयोजन करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से उम्मीदवारों को उनकी क्षमता और शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। इस मेले को आयोजित करने का उद्देश्य 35 विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां और स्थानीय कंपनियों में पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 2 दिन का स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन प्रारंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में बिम्स्टेक देशों के सदस्यों ने भाग लिया। आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग ने इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिससे सदस्य देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे एक नई शुरुआत होगी, जिससे स्टार्टअप से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद से पिछले 5 वर्षों में काफी प्रगति की है। श्री गोयल ने कहा कि बिम्स्टेक देशों के बीच साझेदारी सामान्य रूप से नया भारत, नया विश्व, नए पड़ोस की अवधारणा को आगे ले जाएगी। I would like to encourage Indian capital and Indian investors to look at the BIMSTEC region, to look at our neighbors and work towards greater engagement both through investments, mentoring and support. Skill development is another area which will play a very, very important role in fostering the entrepreneurial spirit and giving confidence to our entrepreneurs. Collectively, when all of us nations work in this spirit, participating with each other's efforts, the startup ecosystem has a very, very glorious future ahead of us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ियां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सीधे संपर्क सुविधा प्रदान करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री गुजरात में रेलवे क्षेत्र से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने संयुक्त रूप से की। बैठक में दोनों देशों के बीच बहुउद्देशीय सहयोग के सभी पहलुओं और मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने संपर्क, अर्थव्यवस्था, व्यापार, तेल और गैस, जल संसाधन, राजनीतिक और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्र में कोविड महामारी से लड़ने में दोनों देशों के बीच हुए सहयोग पर भी चर्चा की गई। नेपाल के विदेश मंत्री ने कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत द्वारा तैयार टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सराहना की और इन टीकों को नेपाल को दिए जाने का आग्रह किया। बिहार के मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत के जयनगर से नेपाल में जनकपुर के रास्ते कुर्था तक रेल लाइन का काम पूरा होने का स्वागत किया। संयुक्त आयोग ने सीमा पर नागरिकों और माल की आवाजाही को सुगम बनाने पर भी जोर दिया।
आज 73वां सेना दिवस मनाया गया। दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन किया गया। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण किया। सेना ने इस अवसर पर विभिन्न किस्म के टैंक और मिसाइल प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने पहली बार परेड में लड़ाकू स्वार्म ड्रोन प्रदर्शित किया। 10 पैरा विशेष बल इकाई के नायक संदीप को जम्मू कश्मीर में अपने स्क्वाड कमांडर की जान बचाने और 2 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कल से गोवा में शुरू हो रहा है। समारोह में भारत की 19 फिल्मी हस्तियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत की 9 हस्तियों की फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनका पिछले वर्ष निधन हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किए जा रहे इस समारोह में कुल 224 फिल्में दिखाई जाएंगी और ये 24 जनवरी को संपन्न होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और हॉलीवुड सितारे चैडविक बोसमैन और सौमित्र चटर्जी की फिल्में प्रदर्शित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इन फिल्मी हस्तियों की बॉबी, पान सिंह तोमर, केदारनाथ, चारुलता और 42 जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। विदेशी फिल्मों में अभिनेता किर्क डगलस, ओलिविया डी हैविलैंड, मैक्स वॉन साइडो, फिल्म निर्देशक एलन पार्कर, इवान पासर, गोरान पास्कल वेविक, सिनेमाटोग्राफर एलन डेव्यू और संगीतकार इनियो मैरिकॉन की फिल्में दिखाई जाएंगी। ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने आज पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। कैमरन ग्रीन 28 और कप्तान टिम पेन 38 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की ओर से अपना पहला मैच खेल रहे टी नटराजन ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। वहीं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने भी 1-1 विकेट लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा। तमिलनाडु में आज संत कवि तिरुवल्लुवर की जयंती तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनकी महान कृति तिरुकुरल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुवर दिवस तमिल महीने थाई के दूसरे दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान इस महान तमिल संत कवि की कृतियों को उद्धृत किया था। महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह बड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा कल इस पुरस्कार को स्वीकार करेंगे। मंत्रालय को ये पुरस्कार आईटी नीति की पहल और दूसरे परिवर्तनकारी कार्यों के लिए दिया गया है। इन परिवर्तनों से मंत्रालय में कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। मंत्रालय में हाल ही में कई बदलाव करते हुए कार्यालय में कागज रहित और सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया गया है। मंत्रालय में सार्वजनिक जानकारी के लिए जनजातीय संबंधित डेटा भी उपलब्ध कराया गया है। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मंत्रालय ने नीति निर्माण और कार्य करने के दृष्टिकोण में एक प्रभावशाली बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार साक्ष्य आधारित नीति बनाना चाहती है जो यथार्थवादी होगी और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 96.53% हुई। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत संपन्न। अगली वार्ता 19 जनवरी को। आज देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हुई।
भारत और नेपाल ने संपर्क, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा मुद्दों सहित सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया और ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।